हेलो एंड वेलकम टू स्टिंग्स ऑफ लाइफ, जहां पे हम बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। ये इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज रिलेटेड टू प्लांट्स वाले चैप्टर का लास्ट वीडियो, यानी कि हम इस वीडियो में उस चैप्टर को समराइज करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने इतनी सारी वीडियोस देखी, तुम लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। जो भी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो सारी चीज़ों के बारे में वीडियो आप लोगों को चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे साइड में एक स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब जब हम इस चैप्टर को समराइज कर रहे हैं तो हमें इस चैप्टर को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करना है। इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद आते हैं 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। देखो, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर के 3 बेसिक पिलर्स क्या क्या हैं, ठीक है। किन 3 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला हो गया क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, सेकंड हो गया क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, और तीसरा हो गया क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब 4 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया। इंट्रोडक्शन बेसिक है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने देखा कि क्रॉप की यील्ड जो है उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब जो भी चीज हम लोगों को क्रॉप से मिलती है उसकी क्वांटिटी और ज्यादा कैसे बढ़ाएं। फिर आता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। इसमें क्या है, हम लोगों ने प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर लिया, बट उसके बाद जो भी यील्ड हम लोगों को मिल रहा है उसमें अलग अलग टाइप की वैरायटीज कैसे इंक्लूड करी जाएं, ठीक है। और अलग अलग वैरायटी के सीड्स, ग्रेन्स, या फिर जो भी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, उनकी और क्या क्या वैरायटीज हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर प्रोसेस में। और थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। मतलब हम लोगों ने यील्ड इंक्रीज कर ली, अलग अलग वैरायटीज भी लिया है, बट अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर सारी मेहनत बेकार है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर है क्या? एग्रीकल्चर एक प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉप यानी कि प्लांट रिलेटेड स्टफ और एनिमल रिलेटेड यानी कि लाइव स्टॉक, कैटल, ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं अपने ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। हम लोग एग्रीकल्चर में क्या पढ़ते हैं कि हम लोग कैसे क्रॉप को इंप्रूव करवा सकते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट्स, जो भी चीज़ें हम लोगों को एनिमल से मिल रही हैं, प्लांट से मिलने वाली चीज़ें और एनिमल से मिलने वाली चीज़ें के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उनकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड कैसे ले सकते हैं, उसको हम कंबाइन करते हैं अंडर द टॉपिक एग्रीकल्चर। फिर इसके बाद आता है व्हाट इज अ क्रॉप। क्रॉप मतलब एक कम्युनिटी में, एक पीस ऑफ लैंड में जब प्लांट की पूरी कम्युनिटी की तरीके से क्रॉपिंग की जाती है, खेती की जाती है। मतलब एक पीस ऑफ लैंड पे, एक कॉमन पीस ऑफ लैंड पे जब बहुत सारे एक ही टाइप के प्लांट्स को हमने एक साथ ग्रो किया, उस चीज को हमने बोला क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप अलग अलग टाइप की होती हैं। क्या क्या हो गया? पहला ग्रेन्स। ग्रेन मतलब वीट, राइस, बाजरा, मेज, ये सारी चीजें जिनसे हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं और एनर्जी मिलती है। फिर हो गया पल्सेस। पल्सेस से हम लोगों को क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलते हैं। और नट्स एंड सीड्स, जैसे कि आलमंड हो गया, पीनट्स हो गए, इन सारी चीज़ों से हम लोगों को फैटी एसिड्स मिलते हैं, मतलब एसेंशियल फैट्स मिलते हैं। विटामिन और मिनरल्स के लिए कौन कौन सी क्रॉप होती हैं? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि कॉटन, रबर, टी, टोबैको, कॉफ़ी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि मेडिसिनल प्लांट हो गए, नीम, तुलसी, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को क्रॉप से मिलती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग एनिमल वाला पार्ट नहीं देखेंगे, सिर्फ प्लांट रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशंस भी पढ़ने थे आपको, यानी कि ये वो रिवोल्यूशन है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप की खेती को एनकरेज किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन में ग्रेन्स की खेती बढ़ाई गई। फिर उसके बाद में और क्या क्या चीज़ें आई नई नई। ब्लू रेवोल्यूशन जिसमें एक्वाकल्चर, मतलब एक्वाटिक लाइफ से मिलने वाली चीज़ें जैसे कि फिशेस वगैरह हो गई, उसके ऊपर ध्यान दिया गया। और येलो रेवोल्यूशन जिसमें ऑयल सीड्स के ऊपर ध्यान दिया। व्हाइट रेवोल्यूशन जिसके ऊपर मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया गया। और अभी रिसेंटली क्या चल रहा है? गोल्डन रेवोल्यूशन, जिसमें पल्सेस के ऊपर एनकरेजमेंट किया जाता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्रॉप। 2 तरह की क्रॉप होती हैं, एक्चुअली 3 तरह की क्रॉप होती हैं, राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप और ज़ैद क्रॉप। खारिफ क्रॉप क्या? जो रेनी सीजन में पाई जाती हैं, जैसे कि राइस हो गया। फिर उसके बाद राबी क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में करी जाती हैं, जिसमें आ गया वीट, और ज़ैद क्रॉप्स जो कि फरवरी, मार्च और मई, जून के महीने में प्रैक्टिस करी जाती हैं, ठीक है, जिसमें कि मूंग, बीन और ये वाटरमेलन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियोज़ में मिल जाएंगी, मैं यहाँ पे सिर्फ इनको शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब वो एलिमेंट्स जो कि प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए एसेंशियल हैं। तो टोटल 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद बचे 13 न्यूट्रिएंट्स, जिसमें से हम लोगों ने
6 न्यूट्रिएंट्स को डाल दिया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, मतलब ये वो न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और बाकी बचे हुए 7 न्यूट्रिएंट्स को हमने डाल दिया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये वो न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट को चाहिए तो बट कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। इसके बाद आता है कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। अब हम लोग ऑफिशियली क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में घुस चुके हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई कैसे जाए। तो सबसे बेसिक चीज जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो है मैन्योर और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर दो, मैन्योर दो, तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। मतलब जितना यील्ड मतलब पैदावार कितनी है, जितनी क्वांटिटी में हम लोगों को यील्ड मिल रही है वो अपने आप बढ़ेगा। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है जो कि हम सॉइल में डालते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, मैन्योर मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब जो ज्यादा नेचुरल है ऐसे समझो। और मैन्योर बनता किन किन तरीकों से है? टोटल 3 तरीके होते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्टिंग और ग्रीन मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर में क्या होता है? जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है आपका, सपोज एक एग्रीकल्चरल फील्ड है जहां पे बहुत सारा वेस्ट भी तो बनता होगा, जो घास पत्ती टूट गई, ठीक है, पेड़ पे से जितना सामान गिर गया जो कि वेस्ट है, उसके बाद एनिमल वेस्ट बचा, क्रॉपिंग करते हुए जितना भी वेस्ट है वो सारा आप लोगों ने डिकम्पोज करवा दिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसको मैन्योर बना के फील्ड में वापस डाल दिया, तो उससे फर्टिलिटी बढ़ी। कंपोस्टिंग क्या होता है? घर का जितना कूड़ा कचरा होता है, बाकी जितना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो चीज, और ह्यूमन वेस्ट जितना होता है इन द फॉर्म ऑफ सीवेज और स्लज जो कि नालियों में बह रहा होता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए गंदगी है, लेकिन अगर आप उसको डिकम्पोज करवाओ अच्छे से तो फिर वो चीज प्लांट के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इट इज एक्सट्रीमली रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्योंकि वो नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है जो कि प्लांट के लिए बहुत एसेंशियल होता है। और थर्ड चीज क्या होती है? ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में क्या होता है? एक मेन क्रॉप को उगाने से पहले हम एक दूसरे टाइप की क्रॉप उगाते हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है, मान लो 6 से 8 वीक में ग्रो करती है। तो हमने पहले वो क्रॉप उगाई और वापस से खेत को जोत दिया, मतलब लैंड को प्लो कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जब हमने मिट्टी को उलट पलट किया पूरे में, तो फिर जो क्रॉप थी, जो छोटी क्रॉप्स थी जो कि बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती थी, वो वापस फील्ड में मिल गई और उसकी वजह से वो डिकम्पोज होगी और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगी, ताकि जो हम मेन क्रॉप लगाने वाले हैं अब उसको ज्यादा अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल सके। ठीक है, ये हो गया 3 तरीके जिससे मैन्योर बनाया जाता है। मैन्योर की एडवांटेजेस क्या क्या है कि एक तो ये नेचुरल होता है, दूसरा ये सॉइल के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है, मतलब सॉइल में और कंटेंट ऐड करता है, सॉइल को बढ़ाता ही है। उसके बाद जो ये ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है वो फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स को भी फूड की तरह काम आता है। फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए? जैसे अर्थवर्म वगैरह हो गए, तो जो कि क्रॉपिंग में हेल्प कर रहे हैं उनको भी फूड मिलता है। ऑल्सो मैन्योर ऐड करने की वजह से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। इसके बाद फर्टिलाइजर क्या हो गया? फर्टिलाइजर हो गए केमिकल कंपाउंड जो कि अगेन सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। फर्टिलाइजर भी 3-4 तरीके के होते हैं, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर, पोटेशिक फर्टिलाइजर, फास्फोरस फर्टिलाइजर और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। स्टार्टिंग के 3 में एक में नाइट्रोजन ज्यादा होता है, एक में पोटेशियम ज्यादा होता है और एक में फास्फोरस ज्यादा होता है। तो डिपेंड करता है सॉइल को किस टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए, आप वो वाला फर्टिलाइजर ऐड कर देते हो। और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में क्या होता है? एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर सॉइल को मल्टीपल न्यूट्रिएंट की जरूरत है तो आप कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यूज करते हो, जैसे कि एनपीके फर्टिलाइजर्स, मतलब जिनके अंदर नाइट्रोजन भी है, पी स्टैंड्स फॉर फास्फोरस, फास्फोरस भी, और के यानी कि पोटेशियम भी। फर्टिलाइजर की क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि एक तो ये जल्दी से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू मैन्योर। मैन्योर थोड़ा धीरे काम करता है, जबकि फर्टिलाइजर बहुत रैपिडली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं इन द सॉइल। उसके बाद क्योंकि ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं मैन मेड इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो ये जनरली अवेलेबल होते हैं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, आप इन्हें जाके खरीद सकते हो और यूज कर सकते हो, आपको वेट नहीं करना पड़ता इनको बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स। और ये बहुत लाइट वेट, या फिर लाइट वेट नहीं, कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, ये बहुत कम क्वांटिटी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होल्ड करते हैं। वहीं मैन्योर में उतना ही न्यूट्रिएंट देने के लिए आपको बहुत सारा मैन्योर यूज करना पड़ेगा, तो ये एक एडवांटेज हो गई फर्टिलाइजर की। और क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होते हैं तो फिर दे आर इजी टू हैंडल, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, तो इनका यहाँ पे भी कॉस्ट बचता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इनके भी डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे मैन्योर के क्या डिसएडवांटेजेस हुए कि ये बहुत बल्की होते हैं, मतलब थोड़ा सा न्यूट्रिएंट देने के लिए आपको बहुत ज्यादा मैन्योर लगाना पड़ेगा। ऑल्सो मैन्योर कभी भी न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते। सपोज आपकी क्रॉप को सिर्फ फास्फोरस चाहिए, तो मैन्योर अगर आप दोगे तो वो सारे न्यूट्रिएंट भर देगी। आपको जितना फास्फोरस देना है उतना फास्फोरस देने के लिए बहुत ज्यादा मैन्योर लगाना पड़ेगा, जबकि आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर देके वो कमी पूरी कर सकते हो। तो ये तो हो गई मैन्योर की डिसएडवांटेज। फर्टिलाइजर की क्या होती है कि एक तो ये मैन्योर के कंपैरिजन में महंगे होते हैं, दूसरा ये पॉल्यूशन बहुत कॉज करते हैं, क्योंकि दे आर
केमिकली मेड या फिर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि हम नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हम इन फर्टिलाइजर्स को हटा देते हैं और इन सारी केमिकल वाली चीज़ों को लात मार के हम यूज़ करते हैं नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक चीज़ें। क्या हो गई, जैसे कि हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबीना, एस्परजिलस, सबके बारे में मैंने वीडियोस में बता रखा है। इनका काम क्या होता है कि ये सॉइल के अंदर नेचुरली उन न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करते हैं और इसीलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इरिगेशन। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हमें इरिगेशन पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम इरिगेशन पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे होगा। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन मतलब क्रॉप को वाटर प्रोवाइड करना, क्रॉप फील्ड में वाटर सप्लाई करने को इरिगेशन बोलते हैं, बेसिक सा है। ठीक है, अब इरिगेशन हम लोगों को जुडिशियसली करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध पानी छोड़े जाएं। उसकी वजह से क्या दिक्कत आती है, एक तो वाटर लॉगिंग हो जाती है, सॉइल के अंदर इतना ज्यादा पानी भर जाता है कि सॉइल अपनी डेंसिटी खो देती है और इसकी वजह से प्लांट की जो रूट्स हैं वो ढंग से न्यूट्रिएंट इनटेक नहीं कर पाती और इंटर्न प्लांट का ही नुकसान होता है। तो एक तो वाटर लॉगिंग होती है। सेकंड क्या चीज है, लॉजिंग। लॉजिंग में क्या होता है, सपोज एक फील्ड में जहां पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, वहां की रूट्स की जो स्ट्रेंथ है सॉइल के साथ वो वीक हो जाती है, मतलब प्लांट जो सॉइल में गड़े हुए हैं उनकी रूट्स की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है और फिर जब हवा चलेगी तो वो सारे प्लांट हवा के प्रेशर से गिर जाएंगे। ठीक है, तो लॉजिंग में क्या होता है, इन अ फील्ड विच इज ओवर फिल्ड विद वाटर, जब हवा चलती है स्ट्रॉन्ग विंड्स के इंपैक्ट से वो प्लांट गिर जाते हैं। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं लॉजिंग। तो ये सारी कुछ दिक्कतें आती हैं इरिगेशन अगर एक्सेसिवली कर दी जाए, तो इसके लिए हम लोगों को इरिगेशन भी जुडिशियसली करनी चाहिए। फिर उसके बाद इरिगेशन भी डिपेंडिंग अपॉन क्रॉप, ये देखा जाता है कि कौन सी क्रॉप को कैसी इरिगेशन चाहिए और कौन सी सॉइल को कितना इरिगेट करना है। ये दो क्राइटेरिया होते हैं, क्रॉप बेस्ड इरिगेशन एंड सॉइल बेस्ड इरिगेशन। ये सारी चीजें आपको डिटेल में इरिगेशन वाली वीडियो में मिल जाएंगी। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इरिगेशन या फिर मोड्स ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेट कैसे किया जाता है। तो मैंने कुछ तरीके बताए थे, एक बार क्विकली उनका नाम देख लेते हैं। पहला कैनाल बेस्ड इरिगेशन, फिर टैंक सिस्टम्स, रिवर वैली सिस्टम, रिवर लिफ्ट सिस्टम्स, वेल यानी कि कुएं, जो कि कुएं भी दो तरह के होते हैं, डग वेल एंड ट्यूब वेल। उसके बाद स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इन सब के बारे में डिटेल में आपको वीडियो में मिल जाएगा, बट ये क्या है, कुछ तरीके हैं जिनसे इरिगेशन करवाई जाती है। इसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक एक तरीके से, उसमें हमें क्या देखना है कि हम और किस तरीके से यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम करते क्या है, देखो मोनोकल्चर समझना पड़ेगा पहले। मोनोकल्चर क्या हुआ कि एक ही पीस ऑफ लैंड पे जब अंधाधुंध तरीके से एक ही टाइप की क्रॉप को ग्रो करवाए जा रहे हो, उस चीज को बोला जाता है मोनोकल्चर। इसको अवॉइड करने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला हो गया मिक्स क्रॉपिंग, सेकंड इंटर क्रॉपिंग और थर्ड क्रॉप रोटेशन। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि बीज बोने से पहले हम 2 या 2 से ज्यादा टाइप के सीड्स को आपस में मिक्स कर देते हैं रैंडमली और फिर बीज बोए जाते हैं, इसको मैंने बोला मिक्स क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, वही तरीका है कि सेम पीस ऑफ लैंड पे एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करी जाएगी, बट कैसे, हम बोने से पहले बीजों को मिक्स नहीं करेंगे आपस में, बल्कि हम क्या करेंगे, उसी पीस ऑफ लैंड को डिवाइड कर देंगे। मतलब सपोज ये हमारा पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, तो हम इस पे एक से ज्यादा टाइप की क्रॉपिंग करेंगे, बट हम करेंगे क्या, 2 तरीके हैं, एक तो रो इंटर क्रॉपिंग और स्ट्राइप इंटर क्रॉपिंग। रो में क्या होता है कि सपोज हमारे पास 2 क्रॉप्स हैं, ए एंड बी। ए हमारी मेन क्रॉप है और बी हमारी इंटर क्रॉप है, तो हम एक रो लगाएंगे ए क्रॉप, फिर हम उसके बाद लेट्स से एक और रो लगाएंगे बी क्रॉप की, फिर अगेन ए क्रॉप, फिर अगेन बी क्रॉप। ये तो हमने कर दिया 1:1 में। अगर हम 1:2 में करेंगे तो फिर एक रो हम लगाएंगे ए क्रॉप की, 2 रो लगाएंगे बी क्रॉप की, फिर अगेन एक रो ए क्रॉप की, 2 रोज बी क्रॉप की। अगर यही हमें 1:3 में करना हो तो पहली रो ए क्रॉप की, उसके बाद की अगली 3 रोज लगेंगी क्रॉप बी की, और ऐसे चलता रहेगा। ये हो गई हमारी रो इंटर क्रॉपिंग। स्ट्राइप इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, इसी पीस ऑफ लैंड को सपोज हमने 3 पार्ट्स में या फिर 2 पार्ट्स में, हम डिपेंडिंग अपॉन कितनी क्रॉप कर रहे हैं हम लोग, हमने उतने पार्ट में डिवाइड कर दिया और हमने यहाँ पे ए क्रॉप लगा दी, यहाँ पे बी क्रॉप, यहाँ पे सी क्रॉप, और बीच में इतनी जगह छोड़ दी इन दोनों क्रॉप्स के बीच में ताकि ट्रैक्टर वगैरह निकल सकें। ये हो गया हमारा स्ट्राइप इंटर क्रॉपिंग। मिक्स्ड में क्या करते थे, बोने से पहले बीजों को मिक्स कर दिया जाता था। इंटर क्रॉपिंग में क्या करते हैं,
उसी पीस ऑफ लैंड पे एक से ज़्यादा टाइप की क्रॉप लगाएंगे, बट अलग अलग पैटर्न्स को फॉलो करके। कौन कौन से पैटर्न? या तो रोज की फॉर्म में लगाएंगे क्रॉप्स को, या फिर स्ट्राइप की फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है। तीसरा तरीका क्या है मोनोकल्चर को अवॉइड करने का? क्रॉप रोटेशन। मतलब एक ही पीस ऑफ लैंड पे हम लोग अब एक से ज़्यादा क्रॉपिंग तो करेंगे, बट एक बार में एक ही क्रॉप करेंगे। मान लो हमें राइस और वीट उगाना है, ठीक है, तो हम राइस और वीट को साथ साथ तो नहीं उगा सकते, बट हम क्या करेंगे, एक ईयर का टाइम लेंगे और एक साल में उसी पीस ऑफ लैंड पे पहले हमने चावल उगा दिए, फिर हमने गेहूं उगा दिया। ठीक है, तो ये हुआ क्रॉप रोटेशन। एक क्रॉप के बाद आपने अलग टाइप की क्रॉप लगाई, आपने चेंज कर दिया क्रॉप को, सेम नहीं लगाई नेक्स्ट सीजन। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉप रोटेशन। अगर आप इसे एक ईयर में करते हो तो फिर 1 ईयर क्रॉप रोटेशन बोला जाता है। अगर आप इसे 2 साल की साइकिल बनाओगे तो फिर 2 ईयर क्रॉप रोटेशन, और ऐसे ही 3 ईयर क्रॉप रोटेशन भी होता है। 2 ईयर और 3 ईयर का क्या मतलब है कि सपोज आपने 6 क्रॉप्स चुन ली, ठीक है, आपने 3 साल में ये 6 क्रॉप्स उगाई और उसके बाद अगले 3 साल में आपने दोबारा से ये 6 क्रॉप्स उगाई। मतलब आपने साइकिल के फॉर्म में 3 साल बाद रिपीट कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका क्रॉप रोटेशन। तो ये था सारी चीजें अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये समरी वाली वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इस समरी का पार्ट 2 भी अभी लेके आऊंगा मैं, जिसमें हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। किसी का कोई भी डाउट हो तो वो नीचे कमेंट करके लिख दो, मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका कमेंट पोस्ट करके आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।